साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के शहजादे श्रीमान राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं तो या तो देश की संस्थाओं के प्रति अविश्वास का भाव पैदा करते हैं, या ट्रंप की बातों को सच मानते हैं, या भारत से पूछते हैं कि हमारे कितने जेट गिरे, या भारत के अलग अलग नेताओं को जो अभी तक देश की सेवा करते आए हैं उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये तो सब चलो ठीक है, लेकिन अब ये इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा को इस तरीके से बोलते हैं कि न सिर्फ इस भाषा से इस देश के लोगों की गरिमा को, उनके विश्वास को आहत पहुंचे, बल्कि अमेरिका के ट्रंप को भी खुशी हो कि कोई तो है जो मेरे सुर में सुर मिला रहा है। आप जानते ही होंगे कि बिहार में किस तरह से राहुल गांधी ने बातें कही हैं प्रधानमंत्री के बारे में, आप खुद सुन लीजिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब बताइए, इस देश में कोई भी नेता ऐसा रहा है जिसने प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो? इस देश में कई पार्टियों के प्रधानमंत्री रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, अन्य पार्टी के भी रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने प्रधानमंत्रियों के बारे में इस तरह से बात नहीं करी। हम भी अपने वीडियोस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं लंबे समय से। किसी भी वीडियो में किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द तरीके से बात करी हो तो आप बताइए, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लेना जो मोदी जी को वोट देता हो, वो कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में या विपक्ष के नेता के बारे में तू तड़ाक तरीके से बात नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी खुलेआम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी को पता है कि मैं किस तरह की भाषा का प्रयोग करूंगा कि मेरे वोटर्स खुश हो जाएंगे। अब आप खुद समझ जाइए कि राहुल गांधी के वोटर्स किस तरह की भाषा को सुनकर के खुश होते हैं। यह सब तो चल ही रहा था, ठीक है साहब, लेकिन हैरानी तब हो जाती है जब इन्हीं के मंच से बिहार में एक व्यक्ति मोदी जी की मां को भी इस पूरे खेल में ले आता है और उनके बारे में भी नेगेटिव टिप्पणी करता है। कल ऐसा हुआ है। अच्छा, ये जो व्यक्ति था मोहम्मद रिजवी नाम का, बाद में कांग्रेस ये कह रही है कि भाई देखिए, ऐसा है कि ये जो व्यक्ति मोदी जी की मां के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, ये कोई कांग्रेस का नेता थोड़ी है, ये तो बीजेपी का प्लांट किया हुआ नेता है। ऐसा कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस के पवन खेड़ा कह रहे थे। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके ये बोला कि मोहम्मद रिजवी नाम का व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है, एमपी से आया था, इसने ऐसा ऐसा किया है, और एक फोटो भी कुछ जारी करके दिखाई थी। बाद में पता चला कि पवन खेड़ा जो दिखा रहे हैं वो गलत है। तुरंत पवन खेड़ा ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। मतलब कांग्रेस इस बात पे चलो माफी मांग लेती या बोलती कि हमसे गलती हो गई, वो तो छोड़ो, वो उल्टा इस चीज को कवर अप और कर रहे हैं झूठ के बेसिस पर। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, अब बोल दिया, ठीक है, ये भी है वो भी है, मुंह से निकल गया होगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं। पहली बात तो राहुल गांधी समय समय पर मोदी जी, अमित शाह जैसे जो लोग हैं जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इनको तू तड़ा करके बात करते ही आए हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब विपक्ष की ही एक नेता है टीएमसी की, ममता बनर्जी की पार्टी की, इनका नाम है महुआ मोइत्रा। इन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया है कि मैं बोल दूंगा तो हो सकता है कि यूट्यूब को भी ऐतराज हो जाए। इनका कहना यह है कि अगर इस देश में घुसपैठ हो रही है तो इसका जिम्मेदारी अमित शाह को देनी चाहिए और अमित शाह का सर मोदी की टेबल पर रख देना चाहिए। इस तरह की बातें आजकल कही जा रही हैं विपक्ष के द्वारा। अब इसे आप क्या कहेंगे? ये वीडियो आप उन लोगों तक भेजना जो इन विपक्षी दलों को वोट देकर के आते हैं, और उनसे पूछना कि आपके नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप तो कभी नहीं करती। बेशक आपको बीजेपी के काम पसंद नहीं होंगे, बेशक आपको मोदी जी की पॉलिसी से जो है लगाव नहीं होगा, या आप उनसे मैच नहीं करते होंगे, लेकिन क्या इस तरह की भाषा कभी आपने देखा बीजेपी वाले राहुल गांधी के लिए करते हों? बीजेपी के कोई भी नेता को देख लेना जो बड़े स्तर पर बैठे, जो टीवी पे दिखाई देते हैं, उनमें से किसी ने भी राहुल गांधी जी के बारे में आज तक राहुल गांधी भी कहकर के बात नहीं करी। या तो श्री लगाते हैं, या श्रीमान लगाते हैं, या जी लगाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो इस देश के विपक्ष के नेता है, किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं आप देख लीजिए। इस तरह की भाषा राहुल गांधी के अंदर से तभी निकल सकती है जब राहुल गांधी इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हों कि यार मैं एक ऐसे खानदान से आता हूं जिसका जितना भी अभी तक हमारे बुजुर्ग रहे हैं सबके सब इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबको भारत रत्न मिल चुका है, ऐसे खानदान से आने वाला मैं इतने दिनों से बिना सत्ता के बैठा हुआ हूं, ऐसे कैसे? और ये मोदी सत्ता पे कैसे चढ़ गए?
नहीं, इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ। जब नहीं हटा पा रहे, 100 से ज्यादा इलेक्शन कैंपेन्स में आप फेल हो चुके हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा, आपकी पार्टी में फूट पड़ रही है, तब आप क्या कर रहे हो? ले दे करके मोदी को गाली दे रहे हो। अच्छा, गाली भी आप इस तरीके से नहीं कि आप गाली में ट्रंप को लेकर के आ रहे हो और ट्रंप को इस पॉइंट पर सही साबित कर रहे हो और ये दिखा रहे हो कि मोदी जी ट्रंप के आगे कैसे डर गए, झुक गए और भारत कैसे जो है सीज फायर कर गया। आपसे तो आज तक कभी कोई एक एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं हुआ और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर आप सवाल उठा रहे हो। होटल ताज पर हमला हुआ था, न जाने कितने ऐसे हमले हुए जहां आप शांति वार्ता कर करके चुप पड़ गए और आपने कोई स्टेप नहीं लिया। अब जब स्टेप ले रहे हैं और उस स्टेप पर साथ देने के बजाय आप डेली उसमें भ्रम फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया कि सीज फायर की पहल यूएसए ने नहीं करी थी, हमने कहा था भारत से कि सीज फायर कर लो, हमसे अब नहीं लड़ा जाएगा। इस बात को भी आप झुठला रहे हो। पाकिस्तान में इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो सिद्ध कर सके कि उसने हमारा एक भी जेट गिराया हो। लेकिन राहुल गांधी डेली इस बात को पकड़ के बैठ गए कि कितने जेट गिरे भारत के, कितने जेट गिरे भारत के। भारत के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं वो कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 गिराए हैं। तो आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं है, आपको तो ट्रंप की बात पर विश्वास है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई है। इस बात पर आप बड़े खुश हो। जर्मनी में खबर छपी है वहाँ के अखबार में कि ट्रंप ने 4 बार फोन करने की कोशिश करी है मोदी जी को, एक भी बार फोन नहीं उठाया है। इस बारे में तो आप जिक्र भी नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है आप गाली दोगे तो आपके वोटर्स आपको वोट दे देंगे। राहुल गांधी का सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है साहब, अब ये मुद्दा काफी गर्म हो गया है। जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां के बारे में कहा था उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और जो ये महुआ मोहित्रा है इसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर दी गई है। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं यार, कंप्लेंट होती रहती है, जमानत मिल जाएगी, कुछ दिन केस चलेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरह के जो बयानबाजी है इस पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर राहुल गांधी ने अभी तक सवाल खड़े ना किए हों? देश के प्रधानमंत्री पर सवाल, होम मिनिस्टर पर सवाल, चलिए सवाल आप कर लीजिए, लेकिन बदतमीजी से आप बात कर रहे हो। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है साहब, ईडी गड़बड़ है, सीबीआई गड़बड़ है, सब गड़बड़ी गड़बड़ है। उसके अलावा आप विदेश में जाते हो, उस देश की बुराई करते हो कि हमारे यहाँ सिखों को ये अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ कास्टिज्म है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है, इंडियन स्टेट के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है। इस तरह की आप बातें करते हो। उन लोगों से जाकर के आप मिलते हो जो लोग इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं, वो आपकी रैलियों में शामिल होते हैं, वो आपकी पदयात्राओं में शामिल होते हैं। वो ये भी छोड़िए, आप लगातार इस देश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, जाति 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 जाति, ताकि हिंदू के दिमाग में ये ना रहे कि मैं हिंदू हूं, उसके दिमाग में ये आ जाए कि मैं ये फलानी जाति का हूं। और आप खुलेआम कर रहे हो। आप राम मंदिर नहीं जाते हो, आप किसी भी ऐसे बड़े समारोह में शामिल नहीं होते जो उस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उल्टा आप उस चीज का विरोध और करते हो। धारा 370 हटती है तो आप खुल करके साथ नहीं आ पाते, जबकि सऊदी अरेबिया साथ आ जाता है। और इतना ही नहीं, आप लंबे समय से आरएसएस को गाली दिए जा रहे हो। आरएसएस ये है, आरएसएस मतलब आपने पूरी कोशिश कर ली है कि आरएसएस को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। आपके दिग्विजय सिंह ने तो 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी आरएसएस पे थोपने की कोशिश करी थी। हिंदू आतंकवाद का टर्म आप लेकर के आए थे वहां से, ताकि कैसे भी करके हिंदुओं को तोड़ के रखा जा सके। और आरएसएस को आप निशाना क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको पता है आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 साल से लगातार कोशिश कर रही है कि हिंदू एक रहे। जब भी कोई व्यक्ति आरएसएस में जुड़ता है ना तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती और उसकी जाति का जिक्र भी नहीं होता। सिर्फ ये बताया जाता है इस देश की संस्कृति क्या है, उसके लिए आपको खपाना है खुद को। और जब भी कोई आपदा आती है, अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तब सबसे पहले जो पहुंचे थे वो आरएसएस के लोग थे। कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बादल फट रहा है, बाढ़ आ रही है, न जाने कहाँ किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हर जगह आपको आरएसएस के वर्कर्स दिख जाएंगे, कांग्रेस के नहीं दिखाई देंगे। लेकिन राहुल गांधी आरएसएस को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि आरएसएस हिंदुओं के लिए कार्य कर रही है। खुलेआम चल रहा है साहब, खुलेआम, सेकुलरिज्म के नाम पर खुलेआम चल रहा है। एक चीज और दिखाता हूं इसी बात पे, जब सबके जिक्र हो रही है तो अखिलेश बाबू कैसे पीछे रह सकते हैं? अखिलेश बाबू के जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, वो क्या कहते थे? बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है साहब, अखिलेश यादव के ही पिताजी मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों के साथ क्या किया था? जो राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे उनके साथ क्या किया था? गोली किसने चलवाई थी? इस पर भी जरा कोई बता दे। मतलब खुलेआम यहाँ नेता लोग ऐसे लोगों पर गोलियां चलवा देते हैं जो राम मंदिर के लिए अपने आप को खपा रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग
कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि राम तो है ही नहीं। कांग्रेस ये सिद्ध करने में लगी हुई थी कि राम तो होते ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो पूरी ताकत लगा रहे थे सिद्ध करने में कि 2008 का 26/11 हमला जो हुआ था वो आरएसएस ने करवाया था, हिंदू आतंकवाद ने करवाया था। 2011 में कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी थी कम्युनल वायलेंस बिल लाने की। इस बिल के तहत यह था कि इस देश में जब भी हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे तो आरोपी हिंदुओं को ही मान लिया जाएगा। उनका कहने का मतलब था मेजोरिटी को माना जाएगा, इस देश की जो मेजोरिटी है, तो जाहिर सी बात है हिंदू है। आप लगातार कोशिशें कर रहे हो और अब तो आप इस लेवल पर आ गए हो कि प्रधानमंत्री के बारे में मतलब गाली टाइप की आप बातें यूज कर रहे हो, तू तड़ाक ये सब, और आपके वोटर्स खुश हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा ऐसा बोल रही हैं अमित शाह जी के बारे में, और महुआ मोइत्रा ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि ऐसा बोलने से ममता बनर्जी खुश होंगी या इनके वोट बैंक खुश होगा। तो अगर छोटा नेता है तो वो अपने बड़े नेता को खुश करने की कोशिश करता है, और बड़ा नेता है तो अपने वो वोटर्स को खुश करने की कोशिश करता है। और जिस विपक्ष के वोटर्स या नेता लोग इस टाइप के हैं, सोचिए उस विपक्ष की मानसिकता क्या होगी। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे विपक्षी दलों को वोट देने वाले जो लोग होते हैं उनसे कभी बहस मत किया करो। वो आपसे उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको बीजेपी का अंधा वक्त बताएंगे, कुछ का कुछ बोलेंगे, बोलने दो। क्योंकि ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी और इन सब लोगों की इस भाषा को पसंद करते हैं, तभी तो वोट देने जा रहे हैं। इन लोगों के पास रैशनल थिंकिंग नहीं होती। आप कितने भी प्रूफ, कितने भी लॉजिक देते रहना, उनको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में जो भर दिया गया है वो फिक्स है। ठीक है जी, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलो, मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा था, तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि संभल में तो किसी भी तरह का कोई पलायन हुआ ही नहीं है। भाई, संभल मुद्दा किस तरह से चर्चा में हम सब जानते हैं। पिछले 70 साल में संभल में न जाने ऐसे कितने दंगे कराए गए, और उन दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन कराया गया, और इन दंगों को करने वाले लोगों पर कभी कोई केस, कोई कुछ हुआ ही नहीं उनका, और हिंदू धीरे धीरे पलायन करते चले गए। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ पलायन हुआ ही नहीं है, तो बीजेपी की मनगढ़ंत कहानी है। संभल जिसका जिक्र हमारे हर पुराण में है, हर प्रकार के धार्मिक ग्रंथ में है कि यहाँ पर भगवान कल्कि का जन्म होगा, यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ तो हिंदुओं का पलायन हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ अखिलेश यादव जी, तो 2011 का जब हम संभल का पूरा स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं तो ऐसा क्यों निकल के आ रहा है कि वहाँ पर मुसलमान लगभग 77.67% हैं और हिंदू केवल 22% है। 2011 का ये। इसी संभल का एमपी है बर्क, आप जानते होंगे, बड़े अकड़ में रहता है। वो बर्क समाजवादी पार्टी का है। अब तो उसकी अकड़ ढीली कर दी गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, लेकिन इससे पहले ये किस तरह के बयान देता था? ये जितने भी आपराधिक नेता रहे हैं यूपी के, उन सभी को बड़े सम्मान के साथ बुलाता था, बड़े सम्मान के साथ, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। इस तरह के तो ये विपक्षी दल हैं जो इन जैसे लोगों को तो सम्मान के साथ बुलाते हैं, इनके जनाजे में शामिल होते हैं, और हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, या उनकी माँ के बारे में किस तरह की टिप्पणी करते हैं आपके सामने है। और खुलेआम आंखों में धूल झोंकते कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव तो वो हैं जो संभल में जो खुदाई हो रही थी, अलग अलग वहाँ पे कुएं, बावड़ी ये सब निकल रहे थे, तो ये कह रहे थे खुदाई नहीं होनी चाहिए, इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। इन्हीं ये जो संभल के सांसद हैं बर्क, इनके नाना जी पहले ये भी सांसद हुआ करते थे। इनका तो कहना ये था कि हम सब लोग तुर्क हैं, हम सबको अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, मतलब इनका जो पूरा कुनबा था। और ये तो ये कहते थे कि भारत, अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भारत को एक विशेष धर्म का एक तरीके से बताते थे कि तो इन्हीं का है, मुसलमानों का ये एक तरीके से, और उनको यहाँ पर किसी भी तरह से कोई अधिकार लेने में, कोई बड़ी, मतलब हर चीज़ को डोमिनेट करने में कोई रोक नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब डोमिनेंस, मतलब जिस भारत के टुकड़े करा के आपने 2 इस्लामिक देश बना लिए, बावजूद उसके आप यहाँ कह रहे हो कि जो हैं वो सब डोमिनेंट रहेंगे क्योंकि आप तुर्क हो। ये सब इस देश में चल रहा है साहब, खुलेआम चल रहा है। ये बयान जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई मेरे मनगढ़ंत नहीं है। सबके वीडियो अवेलेबल हैं, सबके प्रूफ्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं साहब राहुल गांधी को ही वोट दो, बहुत अच्छा आदमी है, नहीं नहीं साहब ये महुआ मोइत्रा को ही वोट दो, टीएमसी तो बहुत अच्छी पार्टी है, अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल यूपी को बिल्कुल जन्नत बना के रख दिया, तो भगवान आपका भला करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।